मेडिकल विज्ञान में डायग्नोसिस अक्सर बहुत स्पष्ट होता है ना, मतलब एकदम बाइनरी। एक्सरे की रिपोर्ट देखकर डॉक्टर सीधा बता देता है कि हड्डी टूटी है या नहीं। वहाँ किसी इंटरप्रिटेशन की ज्यादा गुंजाइश नहीं होती। हाँ बिल्कुल, वो ब्लैक एंड व्हाइट होता है। सही कहा। लेकिन जब मामला कानून का हो और खासकर राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद और एक इंसान की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच टकराव का हो, तो सबूतों का एक्सरे बहुत धुंधला हो जाता है। बहुत ज्यादा धुंधला, क्योंकि अदालतें सिर्फ ये नहीं देखती कि क्या हुआ, बल्कि ये भी देखती है कि जो हुआ उसका समाज और देश पर क्या असर पड़े। एकदम सटीक बात। तो डीएलसी लीगल न्यूज एंड नॉलेज चैनल के इस नए डीप डाइव में सभी वकील साथियों और लॉ स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका होस्ट हूँ। आज हम इसी धुंधलेपन को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और आज हमारे पास चर्चा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री है। तो हम आज दिल्ली हाईकोर्ट के एक बेहद ताज़ा फैसले पर चर्चा करेंगे। 24 अप्रैल 2026 को जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मधु जैन की बेंच ने 46 पन्नों का एक बहुत अहम फैसला सुनाया है। और ये फैसला मोहम्मद साकिब अंसारी और वकार अजहर की जो जमानत याचिकाएं थी उन्हें खारिज करने से जुड़ा है। राइट। तो हमारे पास वो पूरा 46 पन्नों का विस्तृत जजमेंट और केस के दस्तावेज मौजूद हैं। हमारा मकसद क्या है आज? हमारा मिशन ये गहराई से समझना है कि अदालतें संविधान के अनुच्छेद 21 यानी त्वरित सुनवाई का अधिकार और यूएपीए की धारा 43D(5) के कड़े प्रतिबंधों के बीच संतुलन कैसे बिठाती हैं। हाँ, ये संतुलन मतलब कानूनी न्यायशास्त्र में सबसे जटिल मुद्दों में से एक है। ये जो जजमेंट है ना, ये सिर्फ एक जमानत खारिज होने का साधारण आदेश नहीं है। ये यूएपीए के तहत प्राइमा फेसी ट्रू या प्रथम दृष्टया सत्य टेस्ट की एक बहुत सख्त व्याख्या पेश करता है। बिल्कुल। तो कानूनी दावपेच की गहराइयों में जाने से पहले क्यों ना हम उस कहानी को समझें जिसकी वजह से ये पूरा मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। हाँ, बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार इस पूरे मामले की शुरुआत आज से काफी साल पहले साल 2011 में हुई थी, जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एफआईआर नंबर 54/2011 दर्ज की थी। तो ये कोई आम एफआईआर नहीं थी, राइट? बिल्कुल नहीं, ये एक तरह की अम्ब्रेला एफआईआर थी। और असली मोड़ इसमें 3 साल बाद आया, मार्च 2014 में। जियाउर रहमान नाम के एक शख्स की गिरफ्तारी हुई और उससे जो पूछताछ हुई, जो जानकारी मिली, उसके आधार पर पुलिस ने मोहम्मद मारूफ को पकड़ा। और फिर मारूफ की निशानदेही पर राजस्थान से 2 बड़ी गिरफ्तारियां हुई। जयपुर से वकार अजहर और जोधपुर से मोहम्मद साकिब अंसारी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक ये दोनों प्रतिबंधित आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के राजस्थान मॉड्यूल के मुख्य सदस्य थे। तो मतलब पुलिस को कोई छोटी मोटी चीजें नहीं मिली होंगी इनके पास से? बाप रे, बरामदगी की लिस्ट सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मतलब वकार के पास से 10 घड़ियां, डेटोनेटर्स, सर्किट और कैस्टर सीड्स यानी अरंडी के बीज मिले। अरंडी के बीज? इनका इस्तेमाल किस लिए होना था? पुलिस के मुताबिक इनका इस्तेमाल जहरीले पत्र या पॉइजन लेटर्स बनाने के लिए किया जाना था। और साकिब के पास से तो मानिए पूरी फैक्ट्री मिल गई। 8 सुतली बम, 194 डेटोनेटर। 194? जी हाँ, 41 किलो गन पाउडर और लगभग 2 किलो अमोनियम नाइट्रेट जैसी भारी विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। ठीक है, आइए से ऐसे समझते हैं। मतलब एक आम आपराधिक जांच जो होती है ना, वो एक जिगसॉ पजल को जोड़ने जैसी होती है। टुकड़ा टुकड़ा जोड़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो पुलिस को पजल के टुकड़ों के साथ साथ पूरी बम बनाने की फैक्ट्री ही मिल गई। बिल्कुल सही एनालॉजी है ये। तर्क था कि ये कोई अलग घटना नहीं थी, ये इंडियन मुजाहिदीन की उसी निरंतर चल रही अखिल भारतीय साजिश का हिस्सा था, जिसके लिए वो 2011 वाली एफआईआर दर्ज हुई थी। अच्छा, मतलब वो अम्ब्रेला एफआईआर के तहत ही सब आ गया। हाँ, तो अब बचाव पक्ष की बात करते हैं। सोचिए, ये दोनों आरोपी 12 साल से मतलब 2014 से जेल में बंद है। बचाव पक्ष ने हाईकोर्ट में मुख्य रूप से 2 बातों पे जोर दिया। पहला था समानता या पैरिटी का सिद्धांत। पैरिटी मतलब कि किसी और को बेल मिल गई इसलिए इन्हें भी मिले। बिल्कुल। उनका तर्क था कि इसी एफआईआर में जो सह आरोपी था मोहम्मद मारूफ, जिसके बारे में मैंने अभी बताया था, उसे 15 जनवरी 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट ने ही जमानत दे दी थी। तो अगर उसे मिल गई तो इन्हें क्यों नहीं? हाँ, और दूसरा तर्क था लंबी कैद या प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन, क्योंकि 12 साल से ये अंडर ट्रायल है। बचाव पक्ष ने सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के नजीब और मनीष सिसोदिया केस का हवाला दिया। अच्छा, वो मनीष सिसोदिया वाला रीसेंट जजमेंट? जी, उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और अगर वो पूरा नहीं हो रहा तो वो जमानत का आधार बनता है। और एक और दिलचस्प बात, राजस्थान हाईकोर्ट ने भी जयपुर और जोधपुर के मामलों में इनकी सजा निलंबित कर इन्हें जमानत दे दी थी। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? अगर मैं बचाव पक्ष की दलीलों को देखूं, मतलब अगर एक ही गाड़ी में 2 लोग बैठे हों और एक्सीडेंट हो जाए तो क्या दोनों को बिल्कुल एक जैसा इंश्योरेंस क्लेम मिलता है? नहीं, वो तो इंजरी पे डिपेंड करता है ना। बिल्कुल। जब सबूत एक ही पुलिस जब्ती से निकले हैं तो दिल्ली हाईकोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले का सीधा पालन करते हुए इन्हें भी जमानत क्यों नहीं दे दी? क्योंकि बचाव पक्ष की दलीलें कागज पर बहुत मजबूत लग रही थी, पर अभियोजन पक्ष ने यानी प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट के सामने एक ऐसा बमशिल तथ्य रखा जिसने केस की दिशा ही पलट दी। ऐसा क्या तथ्य था?
सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि 30 मार्च 2021 को जयपुर के एक ट्रायल कोर्ट ने इन्हीं सबूतों के आधार पर दोनों आरोपियों को सजा सुना दी है। भारतीय दंड संहिता की धारा 121 यानी भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना, हाँ। उसके तहत उम्र कैद, हाँ। और यूएपीए के तहत 10 साल की सजा। और अभियोजन पक्ष ने यह भी कहा कि ट्रायल में जो देरी हो रही है वो सिर्फ पुलिस या सिस्टम की गलती नहीं है। बचाव पक्ष ने खुद 22 बार, जी हाँ 22 बार सुनवाई टाली है। 22 एडजर्नमेंट्स। ये तो फिर आप खुद ही देरी कर रहे हैं। हाँ, और 68 गवाहों से पूछताछ पहले ही हो चुकी है, तो ट्रायल तो चल रहा है। तो जब एक ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हीं सबूतों पर सजा सुनाई जा चुकी है तो यूएपीए के तहत प्राइमा फेसी ट्रू साबित करना तो बहुत आसान हो गया होगा। बिल्कुल, और यही इस जजमेंट का सबसे क्रूशल पॉइंट है। जब एक सक्षम अदालत ने पूरे ट्रायल के बाद सबूतों को सच मानकर उम्र कैद दे दी, तो हाईकोर्ट जमानत के स्तर पर उन सबूतों को प्रथम दृष्टया गलत कैसे मान सकती है? लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कानूनी पेच है। मैं आपसे पूछना चाह रहा था, अगर इन दोनों को जयपुर ट्रायल कोर्ट पहले ही उम्र कैद की सजा सुना चुकी है तो दिल्ली में उन्हीं सबूतों और उसी घटनाक्रम को लेकर दोबारा मुकदमा चलाना क्या ये डबल जेपार्डी का उल्लंघन नहीं है? ये सवाल बचाव पक्ष ने भी उठाया होगा, लेकिन कोर्ट इसे ऐसे देखती है कि जयपुर का मुकदमा स्थानीय स्तर पर विस्फोटक जुटाने तक सीमित था, जबकि दिल्ली की एफआईआर पूरी राष्ट्रीय साजिश को लेकर है, तो अपराध का दायरा अलग है। समझ गया। तो अब बात करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले की। व्यक्तिगत आजादी और राष्ट्रीय सुरक्षा के इस सीधे टकराव में जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मधु जैन की बेंच ने किस कानूनी सिद्धांत का पालन किया? कोर्ट ने यूएपीए की धारा 43D5 की जो कठोर शर्तें हैं उन्हें लागू करते हुए जमानत याचिकाएं खारिज कर दी। मतलब कोई राहत नहीं मिली? कोई राहत नहीं। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक वाटाली जजमेंट और हाल ही के गुरविंदर सिंह केस का हवाला दिया, जिसमें बहुत साफ कहा गया है कि यूएपीए मामलों में जेल नियम है और जमानत अपवाद है। और वो जो पैरिटी या समानता वाली दलील थी कि मारूफ को बेल मिल गई है, उसका क्या हुआ? कोर्ट ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि अदालत ने कहा कि मोहम्मद मारूफ के पास से सिर्फ लैपटॉप, पेन ड्राइव जैसे डिजिटल डिवाइस मिले थे, लेकिन इन दोनों के पास से 41 किलो विस्फोटक बरामद हुए थे। यहाँ मुद्दा वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है। मतलब कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बता दिया है कि समानता का नियम आंख मूंद कर लागू नहीं किया जा सकता। आप सेब की तुलना हैंड ग्रेनेड से नहीं कर सकते, है ना, भले ही दोनों एक ही टोकरी में मिले हों। बहुत सही कहा आपने। सेब और हैंड ग्रेनेड का उदाहरण एकदम सटीक है। और कोर्ट ने बचाव पक्ष द्वारा दिए गए मनीष सिसोदिया केस के दृष्टांत को भी पूरी तरह नकार दिया। वो कैसे? कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट या पीएमएलए के तहत एक राजनेता के आर्थिक मामले की तुलना इंडियन मुजाहिदीन जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठन के उन सदस्यों से नहीं की जा सकती जो भारी मात्रा में विस्फोटक जमा कर रहे हों। दोनों के अपराध की प्रकृति में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। और इस जजमेंट में एक और बहुत ताज़ा नज़ीर का जिक्र है ना, जमानत खारिज करने का आखिरी और सबसे मजबूत आधार सुप्रीम कोर्ट का जनवरी 2026 में आया गुल्फिशा फातिमा जजमेंट बना। जी हाँ, दिल्ली हाईकोर्ट ने इस ताज़ा फैसले का संदर्भ देते हुए कहा कि लंबी कैद या 12 साल का समय अपने आप में जमानत का कोई पूर्ण अधिकार नहीं देती। मतलब सिर्फ कैलेंडर के पन्ने पलटने से बेल नहीं मिलेगी? बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने गुल्फिशा फातिमा केस में कहा था कि अगर कोई आरोपी आतंकी योजना में रणनीतिक, संगठनात्मक या वैचारिक रूप से मुख्य भूमिका निभाता है, जिसे अंग्रेजी में स्ट्रेटेजिक, ऑर्गेनाइजेशनल और आइडियोलॉजिकल सेंट्रलिटी कहते हैं, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के हित ट्रायल में हुई देरी पर भारी पड़ेंगे। तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अब तय कर दिया है कि के नजीब का फैसला कोई ऐसा गणित का फॉर्मूला नहीं है जिसे हर उस केस में लागू कर दिया जाए जहां ट्रायल में देरी हुई हो। एकदम सही। अदालत हर केस के तथ्य और आरोपी की भूमिका देखेगी। सवाल उठता है यहाँ, क्या इस नए फैसले का मतलब यह है कि यूएपीए के तहत जो लोग किसी आतंकी संगठन के कोर सदस्य माने जाते हैं उनके लिए अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई का मौलिक अधिकार व्यावहारिक रूप से अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया है? देखिए, निलंबित शब्द शायद बहुत भारी हो जाएगा, लेकिन हाँ, न्यायपालिका इसे एक संतुलन की तरह देखती है। जब एक तरफ एक व्यक्ति की आज़ादी हो और दूसरी तरफ देश की सुरक्षा और 41 किलो विस्फोटकों का खतरा, तो अदालतें समाज की सुरक्षा को प्राथमिकता देती हैं। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है जिस पर लगातार डिबेट होती रहेगी। तो इस पूरे गहन कानूनी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमारे वकील साथियों के लिए 3 मुख्य बातें निकल के आती हैं। जी बिल्कुल। पहली बात तो ये कि जमानत में समानता या पैरिटी तभी मिलेगी जब आरोपियों की भूमिका और उनसे हुई बरामदगी बिल्कुल एक जैसी हो। राइट। और दूसरा, यूएपीए की धारा 43D5 की सीमा पहले से ही बहुत ऊंची थी, लेकिन अगर दूसरी अदालत से उसी सबूत पर सजा हो चुकी हो तो वो सीमा लगभग पार करना नामुमकिन हो जाता है। हाँ, और तीसरा, गुल्फिशा फातिमा के फैसले के बाद ट्रायल में देरी का तर्क अब राष्ट्रीय सुरक्षा के गंभीर मामलों में आसानी से काम नहीं आएगा। बिल्कुल। तो हम डीएलसी लीगल न्यूज एंड नॉलेज चैनल से जुड़े सभी वकील साथियों और लॉ स्टूडेंट्स से अनुरोध करते हैं कि इस महत्वपूर्ण कानूनी विश्लेषण को अपने प्रोफेशनल नेटवर्क और बार एसोसिएशन के व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर करें ताकि सभी इस ताज़ा कानूनी स्थिति से अपडेट रहें। बिल्कुल, ये जानकारी शेयर करना बहुत जरूरी है। और अंत में हम आप सभी के सोचने के लिए एक गंभीर सवाल छोड़ के जाना चाहते हैं। जी बताएं। अगर दिल्ली में जमानत न मिलने का सबसे बड़ा आधार जयपुर ट्रायल कोर्ट की वो उम्र कैद की
की सजा है, तो क्या होगा अगर कल को राजस्थान हाईकोर्ट की अपील में ये दोनों आरोपी बरी हो जाएं, यानी इक्विट हो जाएं? ये तो बहुत ही प्रोवोकेटिव विचार है ना? क्या तब दिल्ली में जो प्राइमा फेसी ट्रू का पूरा कानूनी ढांचा खड़ा किया गया है वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आप सभी कानूनी जानकारों को जरूर विचार करना चाहिए। बिल्कुल, कानून में कोई भी स्थिति हमेशा के लिए पत्थर की लकीर नहीं होती। सही कहा। तो इसी विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।